बच्चों, हमने पहला चैप्टर जिसकी थ्योरी पार्ट है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना चाहते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ एक बार पूरे चैप्टर का हम शॉर्ट में रिवीजन कर लें, जिससे हमें प्रश्नों को हल करने में समस्या नहीं आए। तो आज हम करने जा रहे हैं पूरे अध्याय का शॉर्ट में रिवीजन। तो चलिए शुरू होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा आवेश, कि आवेश क्या होता है। आवेश की हमने डेफिनेशन दे दी थी, आपको पता है। आवेश क्या होगा कि किसी द्रव्य पर आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर क्या करता है, इसका अनुभव करता है। जैसे कांच की प्लेट को किस पे रगड़े हम, रेशम के कपड़े या ऊन के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच पे क्या होता है, धन आवेश आता है, और रेशम के कपड़े पे क्या हो जाता है, ऋण आवेश आता है। ठीक है, हमने आवेश के मात्रक की बात की कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक ज्ञात करने के लिए विद्युत धारा का मात्रक पता होना चाहिए हमें, और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। और ऐसे ही आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम के नाम से पढ़ा हुआ है, कूलाम महान वैज्ञानिक थे, उनके नाम से पढ़ा हुआ है। तो इसका एसआई पद्धति में, आवेश का अगर मात्रक आपसे एसआई पद्धति में पूछा जाए, आप बताएंगे कूलाम। और कूलाम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। जब ये बात एसआई या एमकेएस पद्धति की कर रहे हैं तो सीजीएस पद्धति में भी इसका नाम होता है एक ईएसयू। ईएसयू स्थिर विद्युत इकाई, या फिर इसको हम स्टेट कूलाम अथवा फ्रैक्लिन के नाम से जानते हैं। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होगा, स्टेट कूलाम, ईएसयू, या फिर आप क्या कह सकते हैं, फ्रैक्लिन। सबसे पहले फ्रैक्लिन ने बताया था, इसलिए सबसे छोटा मान होता है ये। सीजीएस में क्या है, सबसे छोटा मान है, सबसे छोटी इकाई है। अगर हम मान पता करना चाहें तो एक कूलाम में कितना होता है, 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। और छोटे मान देखना चाहें तो ये रहे और छोटे मान हमारे पास। माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 होता है, नैनो कूलाम में 10⁻⁻9 कूलाम होता है, और पिको कूलाम में क्या होता है, 10⁻⁻12 कूलाम होता है। ठीक है, बड़े मात्रक की बात करें तो बड़ा मात्रक ये अपने पास 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। और अगर हम बात करें कि आवेश की विमा क्या होती है, तो आवेश में एम और एल नहीं होता, यानी M0 L0 T होता है, तो T1 हो जाएगा और A1 हो जाएगा। ये तो हमने आवेश की बात की थी। आवेश में जाएं तो हमने ये देखा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश में क्या होता है, धन आवेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से ऋण आयन कम हो जाता है, धन आयन क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको हम धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश में क्या होता है, ऋण आवेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से क्या होगा, ऋण आयन बड़ा और धनायन छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऋण आवेश। तो ये आपको पता चल गया धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है। धन आवेश को हम प्लस क्यू से लिखते हैं और ऋण आवेश को हम किससे लिखते हैं, माइनस क्यू से लिखते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ, आवेश 2 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनके बारे में बताया था सबसे पहले। चलिए, जब हम आवेश की बात कर रहे हैं तो आवेश को मापने का यंत्र था जिसको हमने कहा था विद्युत दर्शी यंत्र। क्या कहते हैं उसको, विद्युत दर्शी यंत्र कहते हैं। इसकी सहायता से क्या होता है, आवेश की उपस्थिति को ज्ञात किया जाता है। हम क्या करते हैं, आवेश की उपस्थिति को ज्ञात करते हैं। और विद्युत दर्शी में हमने चर्चा की थी स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी सबसे अच्छा होता है, संवेदी होता है स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी। इसकी बनावट कुछ इस तरह है, कांच का फ्लास्क है, इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, धात्विक छड़ डाल रखी है। धात्विक छड़ के ऊपर क्या लगी हुई है, घुंडी लगी हुई है। यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, कार्क लगा रखा है, और नीचे क्या कर रखा है, स्वर्ण पत्ती वी शेप में लटका रखा है। अगर हमारे पास स्वर्ण पत्ती नहीं हो, महंगा हो, तो हम किसका यूज करते हैं, एल्युमिनियम का यूज करते हैं। तांबे का भी प्रयोग में लिया जा सकता है। ये क्या करता है, आवेश की उपस्थिति को बताता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था ना, यहाँ पे छड़ लाते हैं, तो जैसे अगर दोनों धनावेश होंगे या दोनों ऋणावेश होंगे तो पत्ती फैल जाएगी। एक पे धनावेश और एक पे ऋणावेश होगा तो पत्ती क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। तो ये चर्चा हमने स्वर्णपत्र के बारे में की। उसके बाद हमने देखा कि जो पदार्थ वगैरह जो भी थे वो 2 प्रकार के थे, एक तो था चालक और एक था क्या, कुचालक। तो चालक क्या होता है, चालक में आवेश का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति कर पाते हैं। तो जहाँ पे आवेश का प्रवाह होता है यानी धारा बहने लग गई, मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन गति करने लग गए, तो उसको हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हम चालक कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब था कि नाभिक से दूर बाहर के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम
बल से बंधे होते हैं तो आसानी से दूसरे पदार्थ में या दूसरे कक्ष में जा सकते हैं, उसको हमने क्या कहा था, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा था। चालक की और ख़ास बातें बताई थी आपको, क्या बताई थी कि चालक का जो आवेश है वो हमेशा कहाँ होता है, पृष्ठ पे होता है। चालक के अंदर आवेश क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, और ये भी एग्जाम्पल भी बताया था कि पृथ्वी, मानव शरीर और जितने भी धात्विक पदार्थ हैं, लगभग सारे धात्विक पदार्थ, वो सब क्या थे, आपके चालक थे, है ना। और इसकी परिभाषा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा भी दे सकते हैं। क्या होगा, नाभिक से अधिक दूरी पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग मुक्त होते हैं, क्योंकि नाभिक का उस पर क्या होता है, प्रभाव कम हो जाता है, जो बंद है ना, जो बल है वो कम लगता है, इसलिए आसानी से वो टूट सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं टूट पाते उसको हम क्या कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये किस में होता है, कुचालक में होता है। कुचालक में इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था में होते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, गतिमान नहीं हो सकते, गतिमान नहीं हो सकते, इसलिए उसको क्या होगा, आवेश प्रवाह नहीं होगा। और ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। और कुचालक की खास बात क्या थी, इसकी बात ये थी कि आवेश जहाँ पे देंगे पूरा आवेश क्या होता है, उसी स्थान पर बना रहता है। क्यों बना रहता है, जब आवेश गतिमान नहीं है तो क्या होगा, वहीं पर रुका रहेगा ना। तो ये अपने चालक और कुचालक की बात कंप्लीट कर ली। चालक कुचालक देखने के बाद हम बात करते हैं इसकी भू संपर्कित, अर्थिंग। अर्थिंग बताया था आपको, क्या होता है अर्थिंग, कि ज़्यादा अगर आवेश आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको अर्थ को दे देते हैं अर्थिक बना के। तो वो क्या करता है, आवेश का साझा करता है। पृथ्वी चालक के साथ क्या करती है, आवेश का साझा करती है, उसी को भू संपर्कित कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। और अर्थिंग का चित्र इस तरह, जहाँ भी ऐसा चित्र बना आ जाए इसको हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने लिया था घरों के अंदर। घरों के अंदर क्या था, वायरिंग के लिए 3 वायर बंधे हुए थे अपने पास। 3 वायर होते हैं ना, विद्युत वायर, उदासीन वायर और भू संपर्कित। तो तीसरा वायर क्या करता है, अगर कोई उपकरण खराब हो जाए, अतिरिक्त आवेश आए, तो वो फटाफट सारा आवेश क्या करता है, पृथ्वी को दे देता है। सारा आवेश कहाँ देता है, पृथ्वी को दे देता है। इससे क्या होता है, इससे झटका, करंट, नुकसान कुछ भी नहीं होता है। समझ गए बात को। तो काफ़ी काम की चीज़ है कि घरों के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, तीसरा वायर भी होना चाहिए, यानी भू संपर्कित बनाना चाहिए। आपने देखा होगा बिल्डिंगों पे भी भू संपर्कित बना होता है। जो अपनी बड़ी ऊंचाई बिल्डिंग होती है तो वहाँ पे ऊपर त्वरित चालक लगाते हैं, त्वरित चालक लगाते हैं ना। वो भी क्या करता है, आसमान से जब आवेश आता है, आसमान से आवेश कब आता है, बादल टकराते हैं, बिजली चमकती है तो उससे आवेश आता है। तो वो आवेश, बिजली हमारे घरों पे ना गिर जाए, बड़े टावर पे ना गिर जाए, बड़ी बिल्डिंगों पर ना गिरे, इसलिए वहाँ पे हमने त्वरित चालक लगा रखा है। वो आवेश पूरा लेके सीधा क्या करता है, पृथ्वी को दे देता है। तो ये भू संपर्कित बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, फिर हमने बात की कि किसी वस्तु में हम आवेश कैसे ला सकते हैं। किसी वस्तु में हम आवेश कैसे ला सकते हैं, तो किसी भी वस्तु में आवेश लाने के 3 तरीके बताए गए आपको। पहला, घर्षण द्वारा, यानी रगड़ने द्वारा। एक वस्तु को दूसरे से रगड़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है और उससे क्या होता है, आवेश आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है वो धन आवेशित हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। इसकी एक मैंने बाउंडेशन बताई थी, क्या बताई थी, कि सभी पे ऐसा नहीं हो सकता, सभी वस्तुओं पे ऐसा नहीं हो सकता। वो पेयर बनाने पड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन देने वाला और एक लेने वाला होना चाहिए, तब तो ये विधि काम में आएगी, अदरवाइज ये विधि काम में नहीं आएगी। और क्या बात आई थी, जब इस रगड़न विधि से या घर्षण विधि से जो भी आवेश लिया जाता है तो एक वस्तु पे धन आवेश और एक पे क्या होता है, ऋण आवेश आता है। दूसरी विधि की बात की थी हमने, संपर्क विधि की। इसमें हमने क्या किया था, एक निरावेशित या उदासीन वस्तु होता है, उसके पास हम क्या करते हैं, आवेशित वस्तु को टच कराते हैं। जैसे ही हम उसको टच कराते हैं, जैसे ये क्या है, उदासीन है और ये आवेशित है, इस पे धन आवेश है, मैं इसको क्या करूंगा, स्पर्श कराऊंगा। स्पर्श कराते क्या होगा, ये अपना आवेश इसको दे देगा। अगर दोनों समरूप स्थिति में है, यानी दोनों बराबर हैं, तो बराबर बराबर क्या करेगा, ये आवेश इनको दे देगा। ठीक है, बाद में टच कराने के बाद क्या करते हैं, हम इसको हटा लेते हैं। हटाने से क्या होता है, दोनों में बराबर आवेश हो जाता है। खास बात, जिस प्रकृति का आवेश अपने पास आवेशित वस्तु में है वैसा ही क्या होता है, उदासीन वाले के पास आता है। यानी मैं, ये है मेरे पास प्लस का, इसको मैंने टच कराया तो इस पर भी क्या होगा, प्लस का ही आएगा। तो ये इसकी खास बात थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी हमने प्रेरण द्वारा आवेशन, और ये भी कहा था कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन आपको आना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी खास बात है कि जो अपने पास प्रकृति है उसका विपरीत प्रकृति का आवेश लाया जाता है। ठीक है, पहली बात विपरीत प्रकृति का। दूसरी बात, स्पर्श नहीं कराया जाता इसके अंदर,
प्रेरित किया जाता है, स्पर्श नहीं कराया जाता है। स्टेप आपको ध्यान होंगे, मैंने आपको स्टेप बताए थे सारे कि सबसे पहले हमने क्या किया था, 2 गोले लिए थे, कुचालक स्टैंड पे रखा था। कुचालक स्टैंड पे रखने का कारण आपको पता ही है, याद होगा। हमने कुचालक स्टैंड पे क्यों रखा था, ताकि आवेश पृथ्वी में ना चला जाए, ठीक है। उनको स्पर्श करा के रखा था। फिर हमने क्या किया था, एक आवेशित छड़ लेके आए थे, टच नहीं कराए थे, बिल्कुल इसके पास लाए थे। और क्या हुआ था, आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण ये माइनस वाले इधर आ गए थे, प्लस वाले उधर चले गए थे। एक साम्य अवस्था बना ली थी। साम्य अवस्था बनाने के बाद हमने क्या किया था, इसको थोड़ा सा हटा दिया था। हटाने के बाद भी क्या था, माइनस इधर ही था, छड़ नहीं हटाया था। हमने क्या किया, फिर छड़ को हटा लिया। छड़ को हटाते क्या होगा, इनके आकर्षण के कारण आवेश उधर चले गए। फिर हमने गोलों को दूर दूर कर दिया और ये क्या हो गए, गोलों के अंदर समान रूप से वितरित हो गए थे। तो ये वाला गोला क्या हो गया था, मेरा ऋण आवेशित हो गया था, जबकि इसके पास जो चालक छड़ लाया था वो क्या था, धन आवेशित था। तो उल्टा आया ना। तो इस काम के लिए हम क्या करते हैं, प्रेरण विधि का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी प्रेरण विधि, ठीक है। गुणधर्मों की बात करें कि आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, तो समान प्रकृति के आवेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। समान प्रकृति के जो आवेश होंगे, यानी प्लस प्लस क्या हो करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, माइनस माइनस भी क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। लेकिन विपरीत जो आवेश होगा, जो विपरीत आवेश होगा वो क्या करेगा, आकर्षण करेगा, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि समान आवेश एक दूसरे का प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश एक दूसरे का क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, ठीक है। आवेश पे मैंने बताया आपको, आवेश पे वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। और आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। और अदिश राशि है तो इन आवेशों को जब जोड़ा जाता है तो क्या करते हैं, चिन्हों का ध्यान में रख के जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जोड़ा था +q -2q +3q +5q, तो प्लस वाले को हमने अलग जोड़ा था, 5 3 8 1 9, और माइनस वाले को अलग। तो 9 में से हमने 2 घटाया तो क्या आ गया, प्लस का 7q आ गया। तो ये जोड़ने का तरीका होता है। और इस जोड़ने के तरीकों को हम क्या कहते हैं, योज्यता का नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब कुल आवेश का मतलब क्या है, बीजगणितीय योग है। इससे हम क्या कहेंगे, योज्यता का नियम कहेंगे। आवेश के गुणधर्म में हमने बात की थी, आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, स्थानांतरित कर सकते हो। और ये आवेश संरक्षण का क्या था, नियम था, ठीक है। ये आवेश संरक्षण का नियम था। कहने का मतलब प्रक्रिया से पहले का आवेश और प्रक्रिया के बाद का आवेश क्या होगा, हमेशा नियत होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज़ अपन ने चर्चा कर ली थी, ठीक है। एक द्रव्यमान और आवेश को भी अपन ने क्या किया, सामंजस्य बिठाने की कोशिश की। और बताया मैंने आपको कि किसी वस्तु में आवेश है तो उसका द्रव्यमान होगा। अगर आवेश है ना तो द्रव्यमान 100% होगा। लेकिन इसका विपरीत कहना उचित नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि द्रव्यमान तो होता है, द्रव्यमान तो होता है, लेकिन उसमें आवेश नहीं होता है। जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, आवेश नहीं होता। वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आवेश है तो द्रव्यमान होगा 100%, लेकिन उल्टा कहना उचित नहीं होगा कि द्रव्यमान है तो आवेश होगा, है ना। चलिए, फिर हमने इसकी बात की, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है, पूछा भी जाता है। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है, अगर ये चीज़ आपके याद है तो आपके क्वांटीकरण सिद्धांत याद आ जाएगा। Q = NE होता है। Q बराबर क्या होता है, NE होता है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या गमन जो भी होता है वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4, इसको बोलते हैं क्वांटा। क्वांटा के रूप में जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। लेकिन हमने इस पर थोड़ा और डीप में गए थे तो हमने देखा था कि अगर एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं तो वो क्या होता है, सतत नज़र आता है। विविक्त ना होकर क्या होता है, सतत नज़र आता है। तो स्थूल स्थितियों में वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसका उपेक्षा की जाती है, क्वांटीकरण की उपेक्षा की जाती है। इसका एक एग्जाम्पल भी आएगा अपने, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, बहुत शानदार एग्जाम्पल है, वहाँ आपको और आनंद आएगा, ठीक है। फिर बात करें, फाइनली हम आगे थे कुलाम के नियम पे कि कुलाम ने क्या बताया। कुलाम ने देखा कि 2 हमने क्या किया, आवेश रखे, समान के रखे तो क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। और असमान रखा तो क्या हुआ, आकर्षण हुआ। लेकिन उसमें क्यों हो रहा है प्रतिकर्षण आकर्षण, बल के वजह से। क्या हो रहा है, बल। तो कुलाम ने देखा कि इनके बल पे जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इनके मध्य का जो भी बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती है, और मध्य के दूरी के वर्ग के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। अब इसमें क्या हुआ, बल क्या हो गया, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन कर रहा है। और जब ऐसा होता है तो वो क्या होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। तो कलाम ने एक सूत्र दे दिया कि F क्या होता है, समानुपाती होता है Q1 Q2/R²। और इसको हटा के उसने क्या किया, F बराबर क्या लिख दिया,
Q1 Q2 बटे में क्या हो गया R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम में एक खास बात ये थी कि ये जो बल था ना, दोनों आवेशों को मिलाने लिए रेखा के क्या था, अनुदिश कार्य करता है ना। इसी वजह से इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम के नाम से भी जानते हैं। 1/r स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो कूलाम के नियम को हम व्युत्क्रम वर्ग नियम से भी पहचानते हैं। ठीक है, ये कूलाम ने बता दिया अपने को। कूलाम ने जब दो बलों की बात कर ली, दो आवेशों की बात कर ली, अब बहुत सारे आवेश आ जाए तो वहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत लगा। अध्यारोपण के सिद्धांत के हिसाब से क्या होता है, सभी का सदिश योग होता है, पहली बात। दूसरी बात, दो आवेशों के मध्य का बल लग रहा है तो तीसरा आवेश अगर वहाँ पे उपस्थित है तो वो क्या करता है, उस पर अपना कोई प्रभाव नहीं रखता। ये अध्यारोपण का सिद्धांत था। ठीक है, और इसी अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने क्या किया था, बहुल आवेशों के बीच में बल की गणना कर ली थी, सबका सदिश योग किया था। फिर हमने सवालों को हल करने के लिए ये बताया कि अगर दो बल P और Q लग रहे हैं, इनका परिणामी बल R निकालना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला बताया था कि परिणामी बल R निकालने का ये फॉर्मूला होता है √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। थीटा इनके बीच का कोण है और इसकी दिशा निकालना चाहते हैं। मान लो मैंने अल्फा मान रखा है P से, तो इसकी दिशा का सूत्र होता है Q sin थीटा बटे में P + Q cos थीटा। तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल होते हैं, ये पता भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों आवेश बराबर हैं तो R हमेशा क्या होगा, इनके मध्य के कोण के अर्ध पे आएगा। ये बात पे अपने को ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, चर्चा करें हम विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अभी हमने विद्युत बल में क्या किया, हमने कूलाम का नियम देख लिया। कूलाम नियम के बाद हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो ये होता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव अनुभव किया जाए, जहाँ तक उसका क्या हो, प्रभाव अनुभव किया जाए, वो विद्युत क्षेत्र होता है। यानी कोई आवेश है, ये अपना प्रभाव रख रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, परीक्षण धन आवेश लेके आते हैं। परीक्षण धन आवेश का खुद का आवेश नगण्य मानते हैं, है ना, और वो धनात्मक होता है, उसको लेके आते हैं। तो वो धनात्मक परीक्षण आवेश जहाँ पे अपना बल महसूस करने लगता है, जिन क्षेत्र में अपना बल महसूस करता है, अपने पर बल महसूस करता है, वो जिस आवेश के कारण कर रहा है ना, उस आवेश का क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो हमने ये डेफिनेशन दी थी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरी परिभाषा और है इसकी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश कूलाम्बीय बल अनुभव करने लगता है। कूलाम्बीय बल का मतलब आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात की जाती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उसको हम किससे लिखते हैं, E से लिखते हैं। ठीक है, और ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ये होती है F/Q। आवेश है Q का मतलब, तो E अगर निकालना चाहते हैं, बल और आवेश का अनुपात जो निकालेंगे वो क्या निकलेगी, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। यहाँ देखिए मैंने E पे वेक्टर लगा रखा है, इससे आपको समझ में आ गया विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, सदिश राशि होती है। वो क्या होती है, अपने पास सदिश राशि होती है। परीक्षण आवेश क्या होता है, साहब वहाँ Q0 लिखा हुआ, वो क्या है, परीक्षण आवेश है। बता दिया आपको परीक्षण आवेश क्या है, एक धनावेश है, छोटा है, उसका खुद का क्या होता है, आवेश नहीं होता, ऐसा माना जाता है। इसलिए मैंने इसको क्या रखा है, एक कल्पित आवेश है, कल्पना कर रखी है हमने, वास्तविकता नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास ये सूत्र आ गया कि E बराबर क्या हो गया, F/Q0 होगा। यदि मैं Q0 का मान 1 ले लूँ, कूलाम, 1 कूलाम ले लें, तो E का मान क्या होता है, F के बराबर आता है। यहाँ से एक परिभाषा बना सकते हैं आप कि एकांक धन आवेश पर लगने वाला कूलाम्बीय बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं, ये परिभाषा बना सकते हैं। और तीव्रता क्या है, इसकी सदिश राशि है, और इसका जो मात्रक है यहाँ से निकाल सकते हो आप, मात्रक N/कूलाम होता है और वोल्ट/मीटर भी होता है। वोल्ट/मीटर अगले अध्याय में समझ में आएगा। अब हम चर्चा करें कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जाए, है ना, गणना की जाए कि R बिंदु या R दूरी पे हमने कोई एक परीक्षण आवेश रखा है। यहाँ पे मेरा क्या है, आवेश है, ठीक है, स्रोत आवेश कहते हैं इसको। इससे R दूरी पे मैंने क्या किया, परीक्षण आवेश रख दिया। अब इसका मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो अपन ने पूरा निकाल रखा है। किससे निकाला था, ये कूलाम के बल के नियम की सहायता से निकाला था। और क्या निकला था, ये निकला था अपना E बराबर KQ/R²। E बराबर KQ/R²। देखो यहाँ पे मैंने Q0 का कोई उपयोग नहीं किया क्योंकि मेरा वो क्या था, काल्पनिक था। तो आप कह सकते हैं कि O बिंदु पे अगर कोई आवेश, स्रोत आवेश रखा हुआ है, उससे R दूरी पे हमने क्या किया, धन आवेश रख दिया, परीक्षण धन आवेश। तो R दूरी पे किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, KQ/R² होता है।
क्लियर है बात को। अगर आवेशों के निकाय की बात करेंगे, बहुत सारे आवेश हैं, है ना। किसी बिंदु पे पता करना चाहते हैं, यहाँ पे खूब सारे आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, R1 R2 R3 R4 R5 Rn दूरियों पे रखे हुए हैं। अब अपने को क्या करना है, इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल पता करनी है। तो यहाँ पे वही अध्यारोपण का सिद्धांत लग जाएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, सभी की तीव्रता निकालेंगे और सबका क्या करेंगे, सदिश योग कर लेंगे, और ये सदिश योग यूँ आ जाएगा। भाई पहला आवेश Q1, दूसरा Q2, दूरियाँ दे दी, ये अपन ने आर के ये सदिश रूप में दिखा रखे हैं। तो सभी का क्या करोगे आप, सदिश योग कर दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कूलाम की तरह जैसे हमने बहुल आवेश में किया, वैसे यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। जब हमने उस परीक्षण धनावेश को रखा, उस पर बल लगा, तो वो धनावेश क्या हो गया, सतत रूप से चलने लग गया, उछल उछल के नहीं जाता, सतत रूप से क्या हो गया, चलने लग गया। तो चलने लग गया तो एक वक्राकार रेखा बनाएगा, वक्र कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, इस तरह जाएगा। तो ये वक्राकार जो रेखा आ रही है, जो वक्र आ रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। पूर्णतः काल्पनिक है, विद्युत बल रेखाएं क्या है, काल्पनिक है, लेकिन उसको समझने के लिए भी इसको मतलब सचित्र ले आए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल रेखाओं की सहायता से बहुत कुछ अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए हमने इसको क्या किया, चित्रित कर दिया। तो अपने से अगर पूछा जाए कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो आप कहेंगे विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। अथवा दूसरी परिभाषा भी दे सकते हो, बहुत अच्छी परिभाषा है कि वह काल्पनिक पथ, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है काल्पनिक पथ, यानी कल्पना की हुई है। ठीक है, तो वह काल्पनिक पथ जिसके अनुदिश इकाई धनावेश गति करता है, बशर्ते वह गति करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी के बारे में तो आपको ध्यान ही है कि अगर ये प्लस का क्यू है तो इससे क्या होगा, बल रेखाएं निकलेगी, कहाँ तक जाएगी, अनंत में ऋण आवेश के पास जाएगी। यानी धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश की ओर आती है, तो ये ऋण आवेश की ओर आ जाएगी। तो धन आवेश से निकलेगी और ऋण आवेश की ओर आएगी, तो कुल मिलाकर इसकी दिशा ये हो जाएगी प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, देखिए जब हम विद्युत बल रेखाओं की बात कर रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी और याद रखिए विद्युत बल रेखाओं की, कि विद्युत जो बल रेखा है उसके किसी बिंदु पे जब आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा की जो दिशा है वो क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वो क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस कारण आप क्या कर सकते हैं, दो बल रेखाओं को एक बिंदु पे नहीं काट सकते, यानी दो बल रेखाएं एक बिंदु पे नहीं कट सकती। क्यों, कि जिस बिंदु पे हमने काटा वहाँ पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो पहले वाले के लिए मान लो ये स्पर्श रेखा आ गई, दूसरे वाले के लिए ये आ गई, बिंदु तो एक ही है ना, बल रेखा दो है, बिंदु एक है, तो एक ही बिंदु की क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं आ गई, जो कि संभव नहीं है। तो ये बड़ी काम की चीज़ है कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कारण ये है ना। अब मैं बात करूंगा, मेरे पास यह भी प्लस क्यों है और इधर क्या है, माइनस क्यों है, इसकी मुझे क्या करनी है, विद्युत बल रेखाएं खींच के दिखानी है। तो सिंपल है, पहली बात तो याद रखिए कि प्लस से तो निकलती है और माइनस की ओर जाती है। ठीक है, दूसरी बात याद रखिए सम्मित होती है, यानी जैसा ऊपर बनाया वैसा ही नीचे बनना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा घूम के आ जाए, जैसे ये भी चलेगा, ये क्या हो गया, यूँ घूम के आ रहा है, ये भी क्या हो रहा है, यूँ घूम के आ रहा है ना। तो दो बातें याद रखना, प्लस से निकलेगी और माइनस की ओर जाएगी और सम्मित होगी। तो इससे आप कैसा भी बना सकते हैं, अगर मान लो दोनों प्लस के हैं तब भी बना सकते हो, और दोनों माइनस के हैं तब भी बना सकते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखना आप कि जो विद्युत बल रेखा है कभी भी बंद परिपथ नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं होता, इसका खुला रहता है। क्यों नहीं होता, देखिए अगर मान लो मैं इसी को बंद कर देता, इसको मैं क्या कर देता, यूँ करके बंद कर देता, है ना, तो यूँ तो आ ही नहीं सकता भाई, बंद कैसे होगा। तो अगर बंद कर देता हूँ, मान लो मैं अपने पास एक बनाऊँ, मेरे पास ये प्लस का क्यों है, ठीक है, और मैंने यूँ कहा तो ये जा रहा है, ये जा रहा है, अब क्या हो गया, ये आ रहा है। तो ऐसा थोड़ी होता है, प्लस क्यों के लिए जाए भी और आए भी, तो बंद वक्र नहीं बन सकता। तो इसका भी ध्यान रखेंगे, विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती। ठीक है, एक ये याद रखना है कि जैसे मान लो एक ही बिंदु से विद्युत बल रेखाएं फैलती हुई जा रही है, तो इसके बिल्कुल केंद्र के पास लाओगे तो उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, और केंद्र से जितना दूर लेके जाओगे तीव्रता क्या होगी, उतनी कम होगी। कुल मिला के किसी भी पृष्ठ में से विद्युत बल रेखाएं जितनी पास करेगी वो तीव्रता को क्या करेगी, प्रभावित करती जाएगी। जितनी ज़्यादा बल रेखाएं निकलेगी उतनी तीव्रता ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आपको इस चित्र से भली भांति समझ में आ रहा है। ठीक है, एक शब्द हमने और कहा था, विद्युत फ्लक्स।
कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो किसी भी पृष्ठ पे लंबवत विद्युत बल रेखाएं जो गुजरती है वो क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है। और विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हमने लिखा था डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और जो डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो बीच में क्या आ जाता है, कोस थीटा आता है। तो फाई बराबर क्या होगा, ई डी ए कोस थीटा। समाकलन का निशान इसलिए लगा दिया कि पूरे पृष्ठ का पता करना है। तो ये हो जाता है ई डी ए कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये फाई मेरा किस किस पे निर्भर करेगा, ई पे निर्भर करेगा, है ना। ई बढ़ा दूंगा, ई का मान बढ़ा दूंगा, फाई बढ़ जाएगा। सदिश के क्षेत्रफल पे भी निर्भर करेगा, बड़ा पृष्ठ लाऊंगा तो ज़्यादा बल रेखाएं लंबवत गुजरेगी, है ना। और किस पे निर्भर करेगा, इसके बीच के कोण पे निर्भर करेगा, थीटा पे निर्भर करेगा। कैसे करेगा, यदि थीटा का मान मैं 90 डिग्री कर दूंगा तो मैं जानता हूं कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ थीटा पे भी निर्भर करेगा। समझ गए बात को। यानी विद्युत क्षेत्र ई पर सदिश क्षेत्रफल डी ए पर और उनके मध्य के कोण पर प्रभावित करता है कौन, फाई। ठीक है, फाई का मान इन तीनों पर निर्भर करता है। फाई का मतलब है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया आपको कि हम क्या करें, दो समान आवेश के और विपरीत प्रकृति के बहुत कम दूरी पर रख दें आवेश को, है ना। दो आवेश हैं जो क्या है, समान प्रकृति के हैं, समान परिमाण के हैं और बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए हैं। इस व्यवस्था को हमने क्या कहा था, विद्युत द्विध्रुव कहा था। यानी परिमाण में समान और प्रकृति में क्या होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए और अल्प दूरी पे रखे हुए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये रहे अपने पास, ये एग्जांपल थे HCl, NaCl, KCl, H2O इत्यादि। ठीक है, डायग्राम ये बने हुए हैं। H प्लस का है, Cl क्या है, माइनस का है, बहुत ही कम दूरी पे है। Na प्लस का है, Cl माइनस का है, बहुत ही कम दूरी पे है। उस दूरी को हमने सुविधा के लिए क्या मान रखा है, d मान रखा है। तो द्विध्रुव की अगर दिशा पूछी जाए आपसे कि द्विध्रुव की दिशा कैसी होती है, तो द्विध्रुव की दिशा बोल रहे हैं या फिर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बोलें, एक ही बात है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। और इसका जो केंद्र होता है, इसका केंद्र क्या होता है, ये जो रेखा है ना मिला रही है, उसका बिल्कुल मध्य बिंदु इसका केंद्र होता है। इसका जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, केंद्र होता है। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया था। क्या हुआ कि अपने पास दो डाइपोल थे, एक तो प्लस का क्यू था और दूसरा अपने पास क्या था, माइनस का क्यू था। और इनके बीच की दूरी हमने क्या मानी थी, डी मानी थी। और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपको बताया, आवेश और उनके मध्य की दूरी को गुणा कर लेंगे तो वो क्या आएगा, द्विध्रुव आघूर्ण आएगा। ठीक है, चलिए इसके अक्ष की बात करें तो अक्ष के बारे में बताया। एक तो द्विध्रुव का अक्ष होता है, ये जो अपने पास प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इन दोनों को सीधी मिलाने वाली रेखा क्या होगी, इसका अक्ष कहलाएगा। और ये जो बीच में बिंदु था, इसको आपने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, केंद्र बिंदु कहा था। और इसी केंद्र बिंदु से हमने क्या कहा था, केंद्र बिंदु, ये अपने पास केंद्र बिंदु था। इसी केंद्र बिंदु से अगर लंबवत रेखा खींची जाए तो यह लंबवत रेखा क्या कहलाती है, निरक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, निरक्ष। और हमने अक्ष पे और निरक्ष पे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पे तीव्रता की गणना की थी। तो अक्ष पे तो होती है E बराबर 2 kp बटा r क्यूब, वेक्टर में लिखना चाहे तो वेक्टर में भी लगा सकते हैं। और यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है, ये 1 बटा r क्यूब के समानुपाती है। ये क्या है, 1 बटा r क्यूब के समानुपाती है। ऐसे ही जब हमने निरक्ष पे निकाला तो निरक्ष पे हमारे पास आया kp बटा r क्यूब। क्या देख रहे हो, अक्ष पे तो आपका कहते हैं 2 kp बटा r क्यूब है और निरक्ष पे ये है। अगर दोनों में संबंध बनाए तो ये हमारा संबंध बन गया था, ई अक्ष पर बराबर होता है दुगना निरक्ष के। अक्ष पे बराबर होता है दुगना निरक्ष पे। अक्ष की बात करें या निरक्ष की बात करें, दोनों ही क्या था, 1 बटा r क्यूब के समानुपाती था। ठीक है, चर्चा करेंगे विद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व क्या होता है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, इन सबका द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, एक ही बिंदु पे होता है। वो क्या होते हैं, संपाती होते हैं। अगर दोनों बिल्कुल संपाती हो जाते हैं तो वहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। लेकिन कुछ अणुओं में क्या होता है, केंद्र द्रव्यमान केंद्र एक जगह होता है लेकिन थोड़ा सा गैप रह जाता है। थोड़ा सा गैप आने के कारण उसमें क्या होता है, आघूर्ण हो जाता है। उसमें क्या होता है, आघूर्ण हो जाता है। ऐसे कण जिनका स्वयं का आघूर्ण हो उसको हमने एक नाम दिया था, अगर आपको ध्यान हो तो उसको हमने क्या कहा था, ध्रुवीय अणु कहा था। जैसे H2O, NH3 और HCl, ये क्या है, ध्रुवीय अणु है। इनमें क्या है, थोड़ा सा गैप है।
और जिनमें बिल्कुल ही गैप नहीं होता उनका आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जिनका आघूर्ण शून्य हो जाएगा उनको हम ऐसे अणुओं को क्या कहते हैं, अध्रुवीय अणु कहते हैं, जैसे O2, N2, H2। ठीक है, तो ऐसे अणुओं का क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, ये इसका भौतिक महत्व था डाइपोल का। बात करें कि डाइपोल के कारण बल आघूर्ण की गणना की थी हमने, है ना। बल आघूर्ण आपको पता है टो बराबर क्या होता है, R क्रॉस F होता है। और भाषा में लिखना चाहें तो बल का परिमाण और कार्यकारी बल रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, सदिश गुणन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, ये P क्रॉस E निकलेगा। P आपका वही है द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, सदिश है। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो अच्छी तरह जानते हैं क्या आता है, साइन थीटा एन कैप आता है। एन कैप का मापांक लेते हैं तो वो 1 हो जाता है, वो हट जाता है। तो यहाँ पे टो बराबर क्या आ गया, PE साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद चर्चा करें हम रेखीय आवेश घनत्व। आवेश घनत्व का मतलब होता है इकाई पे आवेश। मान लो एक अपने पास रेखा है या छड़ है, L लंबाई का है, उसमें टोटल आवेश कितना है, Q है। L लंबाई में Q आवेश है तो एक लंबाई में कितना आवेश आएगा, तो आप कहोगे कि L लंबाई में Q आवेश है तो एक लंबाई में कितना आएगा, तो Q बटा L आएगा। इसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, लैम्ब्डा से करते हैं। जब आप लंबाई की बात कर ली, अगर आप क्षेत्रफल की बात करते हैं, कहीं पे हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। सपोज कीजिए हमारे पास एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है, पूरे पृष्ठ पे क्यों आवेश दिया हुआ है, पूरे पृष्ठ पे, यानी कहने का मतलब A क्षेत्रफल पर क्यों आवेश दिया गया है। तो जब A क्षेत्रफल पर क्यों आवेश दिया गया है तो बताइए एक क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा, तो आप कहोगे एक क्षेत्रफल पर Q बटा A होगा। इसी को हम क्या कह देंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व कह देंगे। और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, सिग्मा से। जब आपने लंबाई की बात कर ली, क्षेत्रफल की बात कर ली, तो आयतन की भी बात की जा सकती है। अपन ने कोई पृष्ठ ले लिया या कोई एक गोला ले लिया, उसके आयतन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमने क्या किया, पूरे में क्यों आवेश दे दिया। अब देखिए V आयतन के लिए मैंने क्यों आवेश दिया है, एक आयतन के लिए कितना आवेश होगा, तो आप कहोगे Q बटा V होगा। और ये Q बटा V ही कहलाता है आपका आयतन आवेश घनत्व। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, गाउस का नियम देखा हमने। गाउस ने फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही साधारण नियम दिया। उन्होंने कहा जितने आवेश हैं उसको परिबद्ध करता हुआ एक क्षेत्र बना लें, उसको परिबद्ध करता हुआ एक क्षेत्र बना लें, जिसे गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। इस गाउसीय पृष्ठ में जितने आवेश आ गए उनका बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब आप जानते हैं प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए। तो बीजगणितीय योग जो कुल आवेश आ गया सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट जानते हैं आप, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही क्या होता है, फ्लक्स होता है। वहाँ पे क्या होता है, वो कुल फ्लक्स के बराबर होता है। ये हमने कूलाम के नियम से भी ज्ञात किया था। ध्यान होगा कूलाम के नियम से अपन ने इस सूत्र को बनाया था। ठीक है, तो ये अपने पास क्लियर कि गाउस का नियम ये है। और गाउस का ये जो पथ होता है ये कैसा होता है, काल्पनिक पथ होता है। और जिस बिंदु पे हमें इसकी तीव्रता की गणना वगैरह करनी हो तो वहाँ से हमारा फ्लक्स क्या होना चाहिए, फ्लक्स नहीं, गाउसीय पृष्ठ क्या होना चाहिए, उस बिंदु से पास होना चाहिए, पारित होना चाहिए। ठीक है, यानी गाउसीय पृष्ठ सदैव उस बिंदु से पारित चुना जाना चाहिए जिस पे हमें क्या करनी है, तीव्रता की गणना करनी है। जैसे मुझे P बिंदु पे तीव्रता की गणना करनी है तो मैंने अपना जो पृष्ठ है वो कहाँ से पास कराया, P बिंदु से पास कराया है। तो ये इसकी खासियत थी, इसको अपने को ध्यान था। हमने क्या किया, इसके अनुप्रयोग भी किए। और अनुप्रयोग में पहला था आपके पास आवेशित तार के कारण, ये अपने तार है, इससे R दूरी पे कोई बिंदु P रखा हुआ है, इस पे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी थी। क्या किया था हमने, यहाँ से L दूरी पे और नीचे भी L दूरी पे हमने 2 अल्पांश ले लिए थे और वहाँ से P बिंदु पे हमने गणना की। और गणना करने पे हमारे पास जो इसका E प्राप्त हुआ था ये हुआ था लैम्ब्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और दिशा क्या थी, इस तार के बिल्कुल लंबवत प्राप्त हुई थी। ऐसे ही हमने एक चादर की बात की थी, है ना, चादर की बात की। जब चादर की बात की आपने तो उस पर भी वही कहानी थी, P बिंदु पे अपने को ज्ञात करना था, दिशा तो यही गई थी। और उसका जो तीव्रता आई थी वो तीव्रता ये आई थी अपने पास, E बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यों, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात की हुई है। ठीक है, पीछे लैम्ब्डा क्यों, लंबाई की बात कर रहे थे। क्लियर, तो यहाँ पे ये इन सूत्रों को याद रखना चाहिए, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, जिसको आप सदिश के रूप में भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात ध्यान देना, यहाँ पे
इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आर कहीं नज़र आ रहा है क्या आपको, नहीं आ रहा है, यानी जिस दूरी की बात कर रहे हो वहाँ पे आर नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आर पर निर्भर नहीं करता। आर पर निर्भर नहीं करता तो मतलब आसपास कहीं पे भी निकालोगे सब पे क्या होगी, समान तीव्रता आएगी। तो थोड़ा सा इसको अपन को इम्पोर्टेंट मान के चलना है कि ये क्या है, अपने पास ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ई का मान आर पर निर्भर नहीं करता है। कई बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर बात की हमने गोलीय खोल के कारण, कोई गोलीय कोष था उसके कारण, गोलीय कोष या चालक जो होता है हम जानते हैं उसके अंदर आवेश नहीं होता, उसके क्या होता है, पृष्ठ पर आवेश होता है। वहाँ पे आपने गणना की और देखा कि अंदर तो क्या हो गई, तीव्रता जीरो आ गई, अंदर तीव्रता क्या हो गई, जीरो आ गई, पृष्ठ पे तीव्रता सर्वाधिक थी और पृष्ठ से जितना दूर जाते हैं उतनी ही क्या हो रही थी, तीव्रता कम हो रही थी, क्योंकि हमारा जो सूत्र निकला था वो ये निकला था, ये किसके लिए, जब बाहर है, आर क्या है, ग्रेटर देन आर है, ये किसके लिए है, आउटसाइड के लिए, बाहर है ना, ये बाहर है, आपका बिंदु क्या है, बाहर की ओर है, तो ये आया था E बराबर KQ बटा आर स्क्वायर। जब अपना जो बिंदु है वो कहाँ था, पृष्ठ पर था, पृष्ठ पे था, जब ये अपने पास पृष्ठ पे था यानी R और R बराबर हो गया था, तब इसका सूत्र आया था E बराबर KQ बटा कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या था, गोले की त्रिज्या थी, कैपिटल आर क्या था, गोले की त्रिज्या थी, तो ये आ गया था अपने पास। जब हम अंदर की बात कर रहे हैं तो आपको अभी मैंने बता दिया अंदर आवेश नहीं है, और अंदर आवेश नहीं है इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, वहाँ पे जीरो आई थी, तीव्रता क्या आई थी, जीरो आई थी। तो ये बात अपने पास क्लियर हो गई थी कि जो पृष्ठ पे है ना वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, पृष्ठ पे आवेश क्या होता है, अधिकतम होता है, पृष्ठ से जितना दूर जाओगे उतना कम होगा, और पृष्ठ के अंदर आओगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे गाउस के अनुप्रयोग थे। तो इस तरह ये अपना चैप्टर दोहरान एक शॉर्ट में कंप्लीट होता है। आगे हम इनके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ हमारा ज्ञान और स्थायी हो जाएगा। ठीक है, और अपना ज्ञान स्थायी हो जाएगा। उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपके पास कुछ मान याद होने चाहिए, कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, तभी हम उन न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। तो ये वैल्यू अपने पास ये देखिए, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.109 इंटू 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम, और आवेश होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। माइनस क्यों लगाया, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लगता है, जबकि प्रोटॉन के लिए क्या होता है, प्लस लगता है। प्रोटॉन की अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। प्रोटॉन भारी है, इलेक्ट्रॉन हल्का है, लेकिन दोनों के आवेश क्या है, परिमाण में बराबर है। इसके आवेश का मान भी कितना है, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कुलम है ना, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कुलाम है। न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन पता है आपका द्रव्यमान तो होता है 1.674 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, लेकिन इसका आवेश नहीं होता, आवेश कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही कुछ नियतांक भी हमें याद होने चाहिए, जैसे के का मान बताया आपको, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्ट मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9, 9 इंटू 10 की घात 9। पाई जो है यहाँ पे, पाई का मान आप जानते हैं, पाई का मान होता है 22/7, जिसको आप 3.14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान ये निकलेगा 8.85 इंटू 10 की घात माइनस का 12, आगे उसकी क्या आएगी, यूनिट आ जाएगी। एक गुरुत्वीय नियतांक होता है, तो गुरुत्वीय नियतांक का मान निकालेंगे तो गुरुत्वीय नियतांक का मान होता है 6.67 इंटू 10 की घात माइनस का 11, और आगे इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में कुलाम स्क्वायर। ठीक है, एक दूरी नापने के लिए आमरष्टांग लिख के मिलता है, एक आमरष्टांग, एक आमरष्टांग का मतलब है 10 की घात माइनस का 10 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल को करने के लिए। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।